नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको फ्रिज एसी में प्रयोग होने वाले औजार यानी कि फ्रिज एसी रिपेयर करने के लिए आपको कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ती है, इसकी यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है। तो आज के चौथा दिन है दोस्तों यहाँ पे एसी रिपेयरिंग कोर्स का। आज की क्लास में मैं आपको इन सभी टूल्स की जानकारी दे दूंगा, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ही वीडियो बनाया है, लेकिन उस टाइम मैंने आपको खाली लिस्ट दिखाई थी और कौन सा टूल्स किस लिए यूज होता है यही बताया था। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको कौन सा टूल्स किस लिए यूज होता है और वो टूल्स कैसे होता है दिखने में, ये भी आपको मैं आज की क्लास में दिखाऊंगा। तो आज पूरे प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे पूरे टूल्स की यहाँ पे मैं आज की क्लास में जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपने नोटबुक साथ में रखा है तो हर एक टूल्स की जानकारी आप अपने नोट्स में उतार के ले लीजिए, लिख के लीजिए, क्योंकि बाद में आपको आसान हो जाएगा कि कौन सा टूल्स किस लिए यूज होता है, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 45 टूल्स की यहाँ पे लिस्ट बनाई है। तो आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पे आधे टूल्स की जानकारी दे दूंगा, बाकी के जो आधे टूल्स रहते हैं उसकी जानकारी मैं कल के क्लास में दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज मैं खाली यहाँ पे 17 टूल्स की यहाँ पे जानकारी दे दूंगा और बाकी के जो रहते हैं उनकी जानकारी मैं आपको कल के क्लास में दे दूंगा। पहला टूल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, चार्जिंग लाइन किस लिए यूज होती है। चार्जिंग लाइन अगर आपको गैस चार्ज करना हो तो चार्जिंग लाइन की वहाँ पे जरूरत पड़ती है। और अगर आपको लीक टेस्ट करना है, सिस्टम की लीक टेस्ट करने के लिए अगर आपको उसमें नाइट्रोजन भरना हो तो भी आपको यहाँ पे चार्जिंग लाइन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्जिंग लाइन कैसी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रबर की चार्जिंग लाइन होती है और दोनों साइड पे यहाँ पे इसको नट लगाए जाते हैं। नट इसलिए जाते हैं कि जो NRV वाल होता है, NRV वाल में यहाँ पे आपको ये नट को घुमा के फिट कर सकते हैं। और ये जो दूसरा नट रहता है, ये दूसरा जो नट रहता है इसको आपको गेज में लगाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी पिन भी है दोस्तों, एक साइड पे ये इस अंदर पिन है। ये जो पिन है, जिस साइड पे NRV लगाया है, मतलब सिस्टम को जो NRV लगाया जाता है उस साइड पे ये जो पिन वाला नट है उस साइड पे लगाना पड़ता है, और जो बगैर पिन का जो नट है उसको आपको जो गेज है उस साइड पे लगाना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों ये चार्जिंग लाइन का यूज होता है। 2 नंबर का टूल है ट्यूब कटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब कटर यानी कि जो काटने वाला है उसको ट्यूब कटर बोलते हैं। जो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम में यानी कि मैकेनिकल सिस्टम में रिपरेशन साइकिल में अगर सिस्टम को अगर आप पाइप को काटना हो तो यहाँ पे ट्यूब कटर का यूज होता है। दोस्तों, अगर कॉपर का पाइप काटना हो या लोहे का पाइप काटना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा यहाँ पे ये ट्यूब कटर का वहाँ पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साइड का इस टाइप का ये ट्यूब कटर होता है। तो दोस्तों, इसका यूज किस लिए होता है, जो अपने कॉपर का पाइप रहता है, इस तरह का जो कॉपर का पाइप रहता है दोस्तों, तो इसको यहाँ पे इस तरह से हैंडल दिया जाता है उसका साइज के अनुसार आपको फिट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अंदर से ये बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पे आपको पाइप को यहाँ पे फिट करना है। फिट करके यहाँ पे जो अंदर ये देख सकते हैं, ये ब्लेड का पत्ती है जो अंदर गोल आकार का, उससे वो क्या होता है कि उसको हमें पाइप के पास से घुमाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको फिट करके बाद में पाइप की तरफ से ऐसे घुमाना पड़ता है 4-5 बार। ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों, ये जो पाइप है, पाइप 2 टुकड़ों में कट हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये ट्यूब कटर का यूज हो जाता है। जो ट्यूब कटर है दोस्तों, उसका हेडिंग देखिए, नीचे आप उसका मीनिंग्स लिख सकते हैं, यानी कि वो किस लिए यूज होता है वो उसके नीचे लिख सकते हैं। ट्यूब कटर का यूज होता है कॉपर का या लोहे का पाइप काटने के लिए। 3 नंबर का टूल्स है दोस्तों, प्लेयरिंग टूल्स। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयरिंग टूल्स। प्लेयरिंग यानी कि अगर पाइप को फैलाना है तो उसके लिए फ्लेयरिंग टूल्स का यूज होता है। इसमें भी फ्लेयरिंग टूल्स में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 टूल्स आते हैं, एक आता है ब्लॉक और दूसरा आता है योक। ऐसे दोनों को मिला के फ्लेयरिंग टूल्स बोला जाता है। इन दोनों का यूज होता है कि अगर फ्लेयर नट जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे पाइप को फ्लेयरिंग करने के लिए इस फ्लेयरिंग टूल का यूज होता है। इसका यूज कैसे होता है दोस्तों, अब यह भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ब्लॉक है उसके ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे गोला करके साँचे दिए जाते हैं। जिस साइज का पाइप है उसमें डाल के हमें यहाँ पे उसको फ्लेयरिंग करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3/8 का पाइप है, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से साइज का कौन सा साँचा है। तो यहाँ पे जहाँ पे 3/8 साइज का जो साँचा लिखा है उसके अंदर इस पाइप को डालना है, और जो हैंडल दिए जाते हैं छोटे छोटे, और जो हैंडल दिए जाते हैं साइड में, उसको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको टाइट कर देना है। और इस साइड पे हैंडल दिया जाता है, लेकिन यह अभी ऊपर का यहाँ का हैंडल टूट गया है। यहाँ पे मैंने नट लगाया है, इस नट को भी अच्छी तरह से प्लायर से टाइट कर देना है। तो ये जो योक है दोस्तों, योक के इसको ऊपर पाइप के ऊपर यहाँ पे जो इसका पॉइंटर है, इस पॉइंटर को ये जो पाइप रखा है हमने उसके ऊपर एडजस्ट करना है। और जो इसका हैंडल है
इसके हैंडल को ऐसे घुमा के टाइट कर देना है। ये जो पॉइंटर है यहाँ पे ये पाइप के अंदर चला जाएगा दोस्तों, और इसका अच्छी तरह से घुमा के फ्लेयर को जितना चाहिए आप फ्लेयरिंग कर सकते हैं, और बाद में उसको फ्लेयरिंग होने के बाद पाइप को ये जो ये का हैंडल है उसको घुमा के निकाल सकते हैं। तो इस हैंडल को अभी हमें खोलना है वापस, दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्लेयरिंग कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये पाइप को फ्लेयरिंग किया जाता है, इसलिए दोस्तों फ्लेयरिंग टूल का यूज़ होता है। तो फ्लेयरिंग टूल के नीचे उसका यूज़ लिख दीजिए कि फ्लेयरिंग टूल्स किस लिए यूज़ होता है। दोस्तों अगर हमें पाइप को फ्लेयरिंग करना है तो फ्लेयरिंग टूल्स का यूज़ होता है, और फ्लेयरिंग टूल्स के अंदर दो टूल्स आते हैं, एक आता है ब्लॉक और दूसरा आता है योक। इस तरह से दोनों को मिला के फ्लेयरिंग टूल्स कहते हैं। अभी तीसरा है फ्लेयर नट। फ्लेयरिंग नट का यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये यूनियन है तो यूनियन को एक रबर का पाइप है और दूसरा जो है वो लोहे का पाइप है या कॉपर का पाइप है, दोनों का अगर जोड़ना है तो बीच में अगर हमने यूनियन डाल दिया तो इस पाइप को हमें फ्लेयरिंग करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको फ्लेयरिंग कैसे किया जाता है। उस फ्लेयरिंग करने के बाद यहाँ पे हमें फ्लेयर नट को डाल देना है इस पाइप के अंदर, और बाद में जो यूनियन है इस यूनियन को यहाँ पे हमें अच्छी तरह से यहाँ पे फिट कर देना है, यहाँ पे इसको लगा देना है, अच्छी तरह से कस लेना है। इस तरह से आप फ्लेयरिंग करके फ्लेयरिंग नट का यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों फ्लेयर नट के नीचे उसका यूज़ लिख दीजिए किस लिए यूज़ होता है। फ्लेयर नट का यूज़ होता है दो पाइपों को जोड़ने के लिए, जो बीच में यूनियन डाला जाता है वहाँ पे अगर फ्लेयर नट लगाना है तो वहाँ पे हमें फ्लेयरिंग नट का यूज़ होता है। पांचवा है स्वीजिंग टूल। स्वीजिंग टूल का यूज़ किस लिए होता है दोस्तों, अगर एक ही साइज का पाइप है और उसको बीच में से हमने काट दिया तो फिर से उसको जोड़ना है, यानी कि फिर से उसको वेल्डिंग करना है। तो क्या होता है कि अगर ऐसे हम उसको वेल्डिंग करेंगे तो ये वेल्डिंग नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये जो पाइप है, इस पाइप को व्यास का जो अंदर का व्यास है उसको बढ़ाने के लिए स्वीजिंग टूल का यूज़ होता है। स्वीजिंग टूल से उसको व्यास कैसे बढ़ाते हैं, यानी कि उसको स्वीजिंग कैसे किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो फ्लेयरिंग टूल के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्लेयर टूल्स का जो ब्लॉक है उसको लेना है। उसमें जो पाइप है 1/4 साइज का पाइप है, तो वो 1/4 साइज के सांचे में उसको डाल के उसको कस लेना है। उसको डालने के बाद दोस्तों उसको जो हैंडल है ब्लॉक का उसको अच्छी तरह से उसको टाइट कर देना है, और बाद में जो स्वीजिंग टूल्स है तो स्वीजिंग टूल्स को यहाँ पे उस पाइप के अंदर डालना है, और बाद में हमें हैमर से ऊपर से उसको ठोकना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इसका जो पाइप है उसका व्यास बढ़ाया जाता है, यानी कि उसको स्वीजिंग किया जाता है। इसलिए दोस्तों ये स्वीजिंग टूल्स का यूज़ होता है। अभी दोस्तों यहाँ पे जो स्वीजिंग टूल्स है, स्वीजिंग टूल्स का यूज़ किस लिए होता है उसके नीचे लिख दीजिए। स्वीजिंग टूल्स का यूज़ एक ही साइज के दो पाइप को जोड़ने के लिए, यानी कि एक पाइप का जो अंदर का व्यास रहता है उस व्यास को बढ़ाने के लिए स्वीजिंग टूल्स का यूज़ होता है। 6 नंबर पे है कंटिन्यूटी टेस्टर। आप देख सकते हैं दोस्तों कंटिन्यूटी, यानी कि जो उसके नाम से पता चल जाता है कि जिसकी कंटिन्यूटी है उसको टेस्ट करने के लिए उसको कंटिन्यूटी टेस्टर बोला जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कंटिन्यूटी टेस्टर है दोस्तों। अगर एक वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर है या पाइप है या कोई स्पेयर पार्ट है, तो दोनों का दो साइज का जो पॉइंटर रहता है उसके बीच में से अगर ये वायर अच्छी है या खराब है कैसे पता कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो 2 पॉइंट दिए जाते हैं इसको, और इस साइड पे इसको लैंप दिया जाता है, तो दोनों को टच करने से क्या होता है इसके अंदर का जो बल्ब है यानी कि जो लैंप है वो जल जाता है। इसलिए दोस्तों जो वायर का 2 पॉइंट है उसके ऊपर 2 पॉइंट पे ये 2 पॉइंट रखना है, एक साइड पे ये पॉइंट रखना है और दूसरी साइड पे ये पॉइंट रखना है। अगर वायर ठीक है, अच्छी है, खराब नहीं है तो इसके अंदर का जो लैंप है वो जल जाएगा, और अगर बीच में से कोई वायर कट है तो क्या होगा इसके अंदर का जो लैंप है वो नहीं जलेगा। इस तरह से कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूटी के टेस्टर के हेडिंग के नीचे उसके लिख दीजिए कंटिन्यूटी टेस्टर का किस लिए यूज़ होता है। जिस वायर का या किसी स्पेयर पार्ट का कंटिन्यूटी यानी कि उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ होता है। दोस्तों 7वें नंबर पे है क्लैंप मीटर। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर किसी मशीन का हमें एम्पेयर चेक करना है तो उसके लिए एम्पेयर मीटर आता था, एम्पेयर मीटर आता था, और वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्टेज मीटर आता था। लेकिन अभी क्या हो गया है दोस्तों, एक क्लैंप मीटर आ गए।
जब से दोस्तों ये क्लैंप मीटर आ गया है तब से इन दोनों का यूज बंद हो गया है। एम्पेयर मीटर का भी अभी यूज नहीं होता है और जो वोल्ट मीटर का भी यूज नहीं होता है। और अभी ज़्यादातर भी कंटिन्यूटी टेस्टर है उसका भी यहाँ पे अलग से कंटिन्यूटी टेस्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑल इन वन है दोस्तों। यहाँ पे जो क्लैंप मीटर है इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, एम्पेयर चेक कर सकते हैं, या हमें सप्लाई में कितना वोल्ट आ रहा है ये चेक करना है तो भी हम इससे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये जो पॉइंटर है उसको हमें जिस चीज़ को हमें यहाँ पे यूज़ करना है उसके ऊपर उसको रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एम्पेयर दिया है और यहाँ पे 200 तक एम्पेयर चेक कर सकते हैं या 1000 तक एम्पेयर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो साउंड का सिंबल है उसे हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हर एक ऑल इन वन यहाँ पे ये मल्टीमीटर है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको ये ऊपर दो क्लैंप दिए गए हैं। ये क्लैंप इसलिए दिया जाता है दोस्तों, अगर हमें किसी मशीन का एम्पेयर चेक करना है तो उस मशीन को जो वायर है फेज या न्यूट्रल, उन दोनों से कौन से भी वायर को उसके अंदर उसको ऐसे फंसाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस जो एरो है उसको यहाँ पे एम्पेयर पे सेट कर देना है और उसको ऐसे वायर में लटका देना है। इससे पता चल जाएगा कि वो मशीन या उस वायर से कितना एम्पेयर करंट जा रहा है, इससे पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी एम्पेयर मीटर या वोल्ट मीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर अलग से नहीं लेना पड़ता है, सभी का काम ये क्लैंप मल्टीमीटर करता है। इसलिए एक क्लैंप मल्टीमीटर लिया तो सबका काम यही अकेला करता है। तो ये जो क्लैंप मीटर है उसके नीचे उसका यूज लिख दीजिए। क्लैंप मीटर से अगर किसी मशीन का एम्पेयर चेक करना है, सप्लाई से कितना वोल्ट आता है वो चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करना है, इसके लिए सभी के लिए क्लैंप मीटर हम यूज कर सकते हैं। 8वें नंबर पे है पिंचिंग टूल्स। दोस्तों अगर पाइप को पिंच करना है तो यहाँ पे हमें पिंचिंग टूल्स का यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पिंचिंग टूल्स है ये इसी साइज में एक आता है, दूसरा आता है पिंचिंग प्लायर करके एक आता है, यानी कि जो प्लायर के तरह रहता है उसको दबाना पड़ता है, दबाने से पाइप पिंच हो जाता है। तो इसमें पाइप को पिंच करने के लिए दोस्तों पाइप को ये जो पिंचिंग टूल का दो पाइप दिए जाते हैं उसके अंदर से पाइप को डाल देना है और जो दो हैंडल दिए हैं यहाँ पे ऊपर उसको अच्छी तरह से कस लेना है दोस्तों। कसने से क्या होगा, इसका जो व्यास है, ये जो पाइप का व्यास है वो अच्छी तरह से अंदर पूरा दब जाएगा और जो ये पाइप है उसका व्यास अंदर से पूरा बंद हो जाएगा, यानी कि इधर की हवा उधर नहीं जाएगी और उधर की हवा इधर नहीं आएगी। इसलिए इस पाइप को पिंच करने के लिए यहाँ पे पिंचिंग टूल का यूज होता है। तो दोस्तों पिंचिंग टूल्स उसके नीचे उसके हेडिंग के नीचे लिख दीजिए कि पिंचिंग टूल्स का यूज कहाँ पे होता है। तो पिंचिंग टूल्स का यूज पाइप को पिंच करने के लिए पिंचिंग टूल्स का यूज होता है। अभी 90वें नंबर पे है दोस्तों वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप का कंप्रेसर का जो हमें यूज होता है वो किस लिए होता है दोस्तों, अगर किसी सिस्टम में हमें नाइट्रोजन नहीं है हमारे पास, अगर किसी सिस्टम का हमें लीक चेक करना है तो वर्कशॉप कंप्रेसर है उसे हम प्रेशर दे सकते हैं। अगर किसी पुरानी फ्रिज का हमने निकाला हुआ जो कंप्रेसर रहता है उसका यूज हम वहाँ पे वर्कशॉप कंप्रेसर करके कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों वर्कशॉप कंप्रेसर होता है। इसको जो 3 लाइन दिए जाते हैं, एक सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और ये गैस चार्जिंग लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे सक्शन लाइन को यहाँ पे एक NRV वाल लगाया है और उसके अंदर का जो पिन है उसको निकाल के रख दिया है, और डिस्चार्ज लाइन को भी सेम वैसे ही किया है, एक NRV वाल लगाया है और उसके अंदर का पिन निकाल के रख दिया है। और ये जो गैस चार्जिंग की जो लाइन थी दोस्तों उसको हमने यहाँ पे पूरी तरह से पिंच करके बंद कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हम 2 ही लाइन का यूज करते हैं, सक्शन लाइन और यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन। अगर हमें किसी सिस्टम में या फ्रिज में या किसी AC में यहाँ पे प्रेशर देना है, हवा भरना है उसमें, तो यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन में यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगा के गेज को लगा के यहाँ पे हम उसको अंदर हवा भर सकते हैं ताकि हम उसका लीक टेस्ट कर सके। और अगर दोस्तों हमें किसी फ्रिज का वैक्यूम करना है तो यहाँ पे सक्शन लाइन लगा के, यहाँ पे सक्शन लाइन में गेज लगा के, चार्जिंग लाइन लगा के हम फ्रिज को, सिंगल डोर वाले फ्रिज को यहाँ पे हम वैक्यूम भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई बड़ी मशीन है, फ्रिज या डीप फ्रिज या AC, उसको वैक्यूम करने के लिए दोस्तों प्रॉपर हमें वैक्यूम पंप का ही यूज करना है, इससे अच्छे तरह से वैक्यूम नहीं होता है। दोस्तों वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज किस लिए होता है, हमें अगर किसी सिस्टम में हवा भरना है, उसका लीक टेस्ट करना है, तो हम उसका वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। 10 नंबर पे है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप किस लिए यूज होता है दोस्तों, वैक्यूम पंप 2 साइज में आता है, यानी कि 2 टाइप में आता है, एक सिंगल स्टेज और डबल स्टेज, ऐसे में 2 आता है। दोस्तों अगर हमें किसी मशीन का, AC का या डीप फ्रिज का या फ्रिज का, उसके सिस्टम के अंदर की जो हवा है उसको बाहर खींचने के लिए उसका वैक्यूम पंप का यूज होता है। दोस्तों इस तरह से ये वैक्यूम पंप रहता है, जैसे हमारी मोटर रहती है छोटी वाली
तो उसी टाइप सेम ये मोटर रहती है वैक्यूम पंप। यहाँ पे एक नट दिया जाता है और यहाँ पे हमें चार्जिंग लाइन लगाना पड़ता है ताकि ये सिस्टम के अंदर की जो हवा है बाहर खींच के निकाल सके। इसलिए दोस्तों ये वैक्यूम पंप का यूज़ होता है। तो वैक्यूम पंप के नीचे उसका यूज़ लिख दीजिए दोस्तों। वैक्यूम पंप का यूज़ सिस्टम के अंदर की जो हवा है उसको वैक्यूम करने के लिए, वो जो अंदर की हवा है उसको बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ होता है। 11वें नंबर पे है मेथिनॉल केमिकल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथिनॉल केमिकल और 12वें नंबर पे सीटीसी केमिकल। ये दो जो केमिकल है दोस्तों, 11 और 12 नंबर का जो दो केमिकल है, एक मेथिनॉल केमिकल और एक सीटीसी केमिकल। ये दो केमिकल इसलिए यूज होते हैं दोस्तों, अगर किसी सिस्टम में चोक हो जाता है, अगर उस सिस्टम को हमें अच्छी तरह से फ्लेक्सिंग करना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेथिनॉल केमिकल या सीटीसी केमिकल का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, सिस्टम के अंदर जो गंदगी है या कोई ऑयल रहता है तो अच्छी तरह से बाहर निकल जाता है यह केमिकल यूज करने से। इसलिए दोस्तों फ्लेक्सिंग करने के लिए हमें यहाँ पे मेथिनॉल केमिकल और सीटीसी केमिकल का यूज होता है। 13वें नंबर पे है दोस्तों एंटी मॉइस्चर। यह एंटी मॉइस्चर किस लिए यूज होता है दोस्तों, एंटी मॉइस्चर जहाँ पे भी यूज करता है दोस्तों, एंटी मॉइस्चर का यूज इसलिए होता है कि दोस्तों अगर सिस्टम चोक ना हो, इसलिए एंटी मॉइस्चर का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी मशीन में डाल देते हैं कि उसका चोक ना होने के लिए, तो लेकिन क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी मशीन पे एंटी मॉइस्चर डाल देते हैं तो उसके अंदर का जो कंप्रेसर के अंदर का जो ऑयल रहता है वो ऑयल फट जाता है या एंटी मॉइस्चर की वजह से। इसलिए दोस्तों ये जो एंटी मॉइस्चर है इसका यूज हमें ज़्यादा नहीं करना है। 14 नंबर पे एलपीजी गैस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एलपीजी, अगर हमें किधर ब्रेजिंग करना है किधर वेल्डिंग करना है तो यहाँ पे एलपीजी का यूज़ होता है। पहले क्या होता था दोस्तों, ऑक्सीजन और जो हमारे घरगुती का एलपीजी सिलेंडर है वो दोनों साथ में लेके जाना पड़ता था। लेकिन अभी एलपीजी कैन आने की वजह से दोस्तों क्या है ना, इस कैन से भी हम ब्रेजिंग या वेल्डिंग कर सकते हैं। तो एलपीजी गैस का टिन जो है हमें ब्रेजिंग के लिए यूज़ होता है। 15 नंबर पे वेल्डिंग टॉर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वेल्डिंग टॉर्च इसको बोला जाता है। जो यहाँ पे एलपीजी कैन है उसको ऊपर यहाँ पे लगा के हमें वेल्डिंग करने के लिए यानी ब्रेजिंग करने के लिए जो यूज़ होता है उसको वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग गन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो एलपीजी कैन है उसको यहाँ पे एक खांचा दिया जाता है और उसको यहाँ पे इसको भी एक खांचा दिया जाता है। इन दोनों को एक साथ मिला के दोस्तों इसको घुमाना है और उसको अच्छी तरह से उसको फिट करके लेना है, जिससे हम इसको ब्रेजिंग कर सकते हैं। 16 नंबर पे है ब्रेजिंग रॉड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एलपीजी टिन का यूज होता है ये ब्रेजिंग करने के लिए, यानी कि पाइप को गर्म करने के लिए। पाइप को गर्म करने के बाद दोस्तों उस पाइप को जोड़ने के लिए हमें किसका यूज होता है, ये जो ब्रेजिंग रॉड है यानी कि बेडिंग रॉड है, इस बेडिंग रॉड का यहाँ पे यूज होता है। ये जो ब्रेजिंग रॉड बना है दोस्तों ये कॉपर ऑक्साइड से बनाया रहता है। इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, अगर कॉपर के पाइप को बेडिंग करने के लिए गर्म करने के बाद उसके ऊपर अगर आप इस रॉड को पकड़ लेते हो तो क्या होता है कि ये रॉड पिघल के उस पाइप को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेता है। ब्रेजिंग रॉड का दोस्तों कहाँ पे यूज होता है, अगर दो कॉपर के पाइपों को या कॉपर और लोहे के पाइप को अगर हमें जोड़ना है तो एलपीजी सिलेंडर से हमें उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद दोस्तों ये जो ब्रेजिंग रॉड है उसके साइड में अगर बगल से हम घुमाएंगे तो ये पिघल के उसको दोनों को ज्वाइन कर लेता है। यानी कि ये ब्रेजिंग रॉड का हमें कहाँ यूज होता है दोस्तों, दो पाइपों को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग रॉड का यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नंबर पे फ्लक्स पाउडर। दोस्तों फ्लक्स पाउडर का यूज कहाँ पे होता है, फ्लक्स पाउडर का यूज दोस्तों हमें एक लोहे का पाइप और एक कॉपर का पाइप दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हमें फ्लक्स लगाना पड़ता है। उन दोनों को फ्लक्स लगाने के बाद ही दोस्तों हम दोनों को ब्रेजिंग कर सकते हैं। अगर फ्लक्स लगाए बिना हम उसको ब्रेजिंग करेंगे तो ब्रेजिंग नहीं बैठेगी और जो ब्रेजिंग रॉड है पिघल के नीचे गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों ब्रेजिंग करते समय लोहे को और कॉपर के पाइप को अगर ब्रेजिंग करना है तो फ्लक्स पाउडर का यूज किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही टूल्स की जानकारी। जो बाकी के टूल्स है वो हम कल के क्लास में इसके बारे में जानकारी ले लेंगे।